सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। जे बैंक पीयू प्रीलिम्स की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो ओवर हो चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का रहा है, ताकि आने वाली जो शिफ्ट्स या दिनों में आपका एग्ज़ाम होना है वहाँ पे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए किस तरह से IBPS जो है वो सवाल पूछ रहा है। क्वांट का सेक्शन, उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए, इंग्लिश या रीजनिंग की अगर सेक्शन की बात की जाए तो वहाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है। इस पूरे एग्जाम एनालिसिस की वीडियो के जरिए आपको एक हेल्प होने वाली है कि जो आपके 1 दिसंबर तक ये शिफ्ट चलनी है उस दौरान जिनका भी एग्ज़ाम है, जिन भी स्टूडेंट्स का, उनको एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो IBPS पूछ रहे हैं। हालांकि मैं आपको क्लियरली बोल दूं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं होने वाला। मिसाल के तौर पे आज सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी पूछा गया रीजनिंग में, तो ज़रूरी नहीं है कि आज की बाकी शिफ्ट में वो पूछा जाए। हो सकता है किसी शिफ्ट में वो पूछे, बट हर शिफ्ट में सेम पैटर्न नहीं रहने वाला। किसी शिफ्ट में मशीन इनपुट आउटपुट आ सकता है, किसी शिफ्ट में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ इनइक्वालिटी या सिलोगिज्म नहीं होगा। बट फिर भी आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि IBPS किन चैप्टर्स को टच कर रहा है कितने मार्क्स के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। करते हैं शुरू। देखो गाइज, बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देखो क्वांट में जितना मुझे बच्चों से पता चल पाया है, DI के 3 सवाल आए। 3 सवाल का मीनिंग हर एक DI में 5 सवाल होंगे, तो टोटल 15 हो गए। इट मीन्स 3 DI के क्वेश्चंस थे और हर एक DI के ऊपर 5 5 सवाल। कौन से थे? एक टेबुलर थी, एक वेन डायग्राम की थी, वेन डायग्राम वही जो सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और एक केसलेट थी। अब इसमें जो बच्चों से बातचीत हुई, और मैं अगर आपको अपने भी एक्सपीरियंस से बता पाऊँ, जो टेबुलर DI होती है वो बहुत आसान होती है। वेन डायग्राम जो थी वो भी बहुत ईजी थी। केसलेट DI में क्या प्रॉब्लम होती है, ये होती है पैराग्राफ DI। पहले आपको इसमें रीड करना है, रीड करने के बाद आपको किसी एक फॉर्मेट में लाना है, चाहे वो टेबुलर का फॉर्मेट हो या सर्कल का फॉर्मेट हो। एक फॉर्मेट में आप सारे डाटा को लिखोगे, फिर क्वेश्चंस रीड करोगे और उसके बाद सवालों को सॉल्व करोगे। तो केसलेट जो है ये हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, डिफिकल्ट नहीं होती, टाइम कंज्यूमिंग होती है। बट एज यू नो 20 मिनट्स आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो वही सवाल पहले उठाने हैं जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अटैम्प्ट कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 5 सवाल थे उसके। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जो है ये इजी से मॉडरेट आप बोल सकते हो। DI जो है वो मॉडरेट ही थी। टेबुलर और वन डायग्राम इजी थी, केसलेट में टाइम लग रहा था। फिर बात आ जाए मिसिंग नंबर सीरीज़ की, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ पहली शिफ्ट में नहीं आई है, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई है। 5 नंबर थे और 5 सवाल सभी इजी थे, और जिस स्टूडेंट ने 3 या 4 सवाल भी किए हैं इसमें तो एक अच्छा अटैम्प्ट होगा वो। फिर मिसलेनियस की अगर बात की जाए, वही जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SSCI, ये डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक सवाल। तो देखो ये बहुत आसान नहीं थे, ये मॉडरेट थे, और उसी के साथ लंबे भी थे, लेंथी थे। इट मीन्स ये था वो टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन। और आपको याद होगा, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ आपको कि आपको मिसलेनियस छोड़ के बाकी सेक्शंस को या बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको हिट करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, DI की अगर मैं बात करूँ, तो 15 में से अगर किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि केसलेट को मैं साइड में रखता हूँ, 5 सवालों को मैं साइड में रखता हूँ, तो बाकी 10 में से 8 या 9 सवाल भी किए, बहुत अच्छा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल सॉल्व हो सकते थे। 9 और 5 14 हो गए। नंबर सीरीज़ के जो 5 में से चलो किसी ने 4 भी कर लिए तब भी 18 हो गए। और 18 अगर किसी ने मैथ्स में किया, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा अटैम्प्ट है। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, फिर मैं आपको अटैम्प्ट्स के ऊपर लेके आऊँगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए तो ये बहुत आसान तो नहीं थी, मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थी, बट ये लेंथी ज़रूर थी। पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें, मैंने आपको बोला था 3 तो आएंगी ही इसमें, तो 3 पजल्स आई हैं, बट फिर भी मैं 4 पजल्स बोलूँगा। 4 क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल भी थी, वो भी पजल की कैटेगरी में मानी जाती है। तो 4 पजल्स जो हो गई, पजल्स मॉडरेट थी, बट एक पजल इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। मैं अभी बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सिलोगिज्म के 4 सवाल थे, इनइक्वालिटी के 5 सवाल थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल ये भी 5 सवाल थे। ये आई थी वेट के कंपैरिजन में, मतलब 5 बच्चे होंगे या 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनका वेट दिया होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको अरेंज करना है, फिर कुछ सवाल पूछेगा। ब्लड रिलेशन जो था ये डिफिकल्ट था, 4 सवाल थे, मॉडरेट से डिफिकल्ट था, और 2 मिसलेनियस के थे। तो देखो इसमें सिलोगिज्म जो था बहुत इजी था, इनइक्वालिटी इजी, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल इजी, ब्लड रिलेशन जो है ये मॉडरेट से डिफिकल्ट था, और मिसलेनियस के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल मॉडरेट ही रहते हैं, ईजी रहते हैं वो। तो अब पजल्स में कौन कौन सी टाइप की पजल्स पूछी गई, तो देखो पहला आ गया फ्लोर बेस्ड पजल। 4 फ्लोर्स थे इसमें और 8 पीपल, इट मीन्स इसमें फ्लैट वाला होगा। 4 फ्लोर और हर एक फ्लोर में 2 2 फ्लैट्स। फिर भी आप में से अगर किसी शिफ्ट का, किसी स्टूडेंट का एग्जाम में शिफ्ट में हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या यही सवाल थे उसमें।
सेकंड एक स्क्वायर पजल आई थी, बट स्क्वायर में जो स्टूडेंट्स बैठे थे या जो पर्सन्स थे वो इन एंड आउट देख रहे थे। तो आपको पता है अगर सभी अंदर देख रहे हो तो वो इजी हो जाती है, कुछ अंदर कुछ बाहर देख रहे हो तो उसमें थोड़ा लेवल इंक्रीज होता है। ईयर बेस्ड पजल थी, ये बहुत लेंथी थी, और ये वही पजल थी दोस्तों जो मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मैंने एक वीडियो जो बना के भी बताया था जिससे आपको छोड़ना चाहिए। ईयर बेस्ड पजल वो थी। ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल जो थी इन टर्म्स ऑफ वेट बहुत ईजी थी। तो ये जो टोटल 4 पजल्स आपको दिख रही है, इसमें से अगर किसी स्टूडेंट ने 2 पजल्स भी करी हैं, बहुत अच्छा स्कोर है वो भी। 2 कौन सी होनी चाहिए? ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल इन टर्म्स ऑफ वेट, और दूसरा फ्लोर या स्क्वायर में से कोई एक कर दी अगर उसने। और जिन स्टूडेंट ने तीनों कर लिए, ईयर बेस्ड पजल तो हटा ही दो ना, बाकी तीनों कर लिए, उनका तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। अब इसी के साथ देखो, अगर 2 पजल करते हो 10 नंबर यहाँ से हो गए, 4 सिलोगिज्म के 14, 5 इनइक्वालिटी के 14 और 5 कितने हो गए 19, और मिसलेनियस से भी अगर किसी ने दोनों कर लिए हैं तो 21, ब्लड रिलेशन के 1-2 सवाल अगर हो गए तो वही 22-23 नंबर्स रीजनिंग में भी बड़े आराम से लिए जा सकते थे। बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखो इंग्लिश सेक्शन जो है ये इजी से मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं थी ये। कॉम्प्रहेंशन जो आया था, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टअप इन लॉकडाउन, ये लॉकडाउन में आपको पता है बहुत से लोगों का काम ठप हुआ, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी निकाली स्टार्टअप के लिए। मिसाल के तौर पे विंग्स एक उड़ान भी आपके सामने है, ये भी एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जहाँ पर बाकी सारा बिजनेस लोगों का ठप था, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छा काम भी किया है। वहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प भी हुई है, डिफरेंट चैनल्स जम्मू कश्मीर में बने यूट्यूब के, तो ये भी एक स्टार्टअप ही है। हमने भी विंग्स एक उड़ान ने भी आपकी मदद की जितनी हमसे बन पाई। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 7 थे, 7 में से 2 जो थे वो सिनोनिम इंटोनिम थे, बाकी 5 जो थे वो पैराग्राफ से निकलते थे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर आगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, 5 सवाल इसमें थे। क्लोज टेस्ट था, ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था, जहाँ पर आई थिंक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात भी करी थी। 7 सवाल थे इस पे। क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, ये 5 सवाल थे, और ये काफ़ी आसान नहीं था, ना ही बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का। मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम में क्या हो गया, सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन करना था, ठीक है। और मिसलेनियस जो सवाल रहते हैं अलग अलग टाइप के, कभी इंग्लिश में बन जाते हैं, तो ये सभी सवाल थे, टोटल 30 सवाल। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं एक गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखो इंग्लिश में अगर किसी स्टूडेंट के स्कोर जो है वो, मान लो अटेम्प्ट बोलता हूँ, स्कोर भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, 17 से 21 अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट की अगर मैं बात करूँ, किसी का अटेम्प्ट 17 to 20 है, 17 से 20 क्वांट का अच्छा अटेम्प्ट है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि DI 2 करते अगर आप, उसमें से 7-8 सवाल हो सकते थे, क्वाड हो सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, फिर भी बच्चा आराम से 17 के करीब सवाल कर सकता है क्वांट में। रीजनिंग की बात करें तो 20 से 24 सवाल अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। और ओवरऑल गुड अटैम्प्ट्स की बात करें तो इन सबको मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को अगर आप ऐड करो तो मिनिमम में आ जाता है 54, मैक्सिमम में आता है 65। दिस डजंट मीन कि कट ऑफ जो है वो इसके अराउंड जाएगा। ये मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहे हैं। ऐसे में ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर इसमें फॉल नहीं करता तो उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये एक जस्ट प्रिडिक्शन है। जिन स्टूडेंट, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर इससे ऊपर भी होगा, वो तो अपने आप को सेफ साइड पे मारो, और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका अटेम्प्ट इससे कम होगा, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कम भी है तब भी आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ को क्रॉस कर सकता है। ये कट ऑफ नहीं है, ये गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। इसमें बच्चों से गलतियां भी होंगी, नेगेटिव मार्किंग से स्कोर कम भी होगा, तो दिस इज जस्ट द गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये था एक प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बोल दूं घर बैठ के रिवीजन करो। रिवीजन आपको पजल्स अगर पकड़नी है तो जैसे यहाँ पे भी पूछी है, फ्लोर में फ्लैट्स भी थे, इसकी ट्राई करो। आप ईयर बेस्ड पजल की भी ट्राई करो जो ईजी लेवल की होती है। उसी के साथ इन एंड डाउन, जो फेसिंग इन फेसिंग आउट, ये वाली पजल चाहे वो स्क्वायर में हो, सर्कल में हो, इनकी भी ट्राई करो। और साथ ही मैं आपको बोलूँगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की जो होती है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की, एक लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, पता ही नहीं है कि कितने हैं, तो वो वाली पजल ज़रूर आएगी किसी ना किसी शिफ्ट में, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब देखते हैं बाकी शिफ्ट्स का क्या एनालिसिस आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता चल पाई होंगी इससे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।